अपने लास्ट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड को। ठीक है, तो नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला मेथड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड। ठीक है, तो देखिए जो इनकम मेथड है ये हम कैसे यहाँ पे इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए, जब भी हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जब हम इनकम मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम केवल इनकम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम नेशनल इनकम को इनकम अर्नड बाय हाउस एंड फर्म, बाय हाउस एंड फर्म, यानी हाउस होल्ड और फर्म जो भी इनकम अर्न कर रही हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कब? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। आ गई बात समझ में? उस ईयर की एक फाइनेंशियल के अंदर में जो भी हमारा कोई भी चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे वो एक फर्म हो, जो भी अर्निंग वो कर रहे हैं, जो भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका सम टोटल जब हम करते हैं तो वहां पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? इनकम मेथड की हेल्प से। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? अब ये जो अर्निंग की जा रही है हाउस होल्ड एंड फर्म, बेसिकली यहाँ पे जो इनकम मेथड का जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें हम केवल डोमेस्टिक अर्निंग को ही कंसीडर करते हैं। कौन सी अर्निंग कंसीडर करते हैं? डोमेस्टिक अर्निंग को ही केवल कंसीडर करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? यानी अर्निंग बाय डोमेस्टिक पर्सन या विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। आ गई बात? मतलब हमारी जो भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो हमारा मैप है जो आप देख रहे हैं, जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जो मैप है या जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है या जो हमारा इकोनॉमिकल बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर रह के जो भी अर्निंग की जा रही है, किसके द्वारा? एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो भी अर्निंग की जा रही है, उस अर्निंग का सम टोटल आपका क्या है? नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करने के लिए यहां पे यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, हम जब इनकम मेथड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इनकम मेथड की। ठीक है, तो इनकम मेथड में हम जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो यहां पे आपका जो नेशनल इनकम है वो सबसे पहले कैलकुलेट करता है एनडीपी एट एफसी। मतलब आप इनकम मेथड का अगर फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सबसे फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो एनडीपी एट एफसी आएगा, जिसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी एनडीपी एट एफसी की। तो अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा इनकम मेथड में। तो देखिए, जब भी कभी आपको इनकम मेथड से कहा जाए, इट मींस कि आपका हमेशा फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? पहला जो आपका रिजल्ट आएगा इनकम मेथड से वो हमेशा एनडीपी एट एफसी होगा। आ गई बात समझ में? तो देखिए, एनडीपी एट एफसी का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? इसका फॉर्मूला कहता है COE प्लस OS प्लस MI। आ गई बात समझ में? बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, COE प्लस OS प्लस MI। अब बात आती है COE क्या है ना? तो चलिए देखिए, हम इस COE को जानते हैं। तो देखिए COE, यहां COE का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका? COE का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आ गई बात समझ में? मींस एम्प्लॉय को मिलने वाला कंपनसेशन। कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसको कंपनियां जो भी अमाउंट पे कर रही हैं, आ गई बात समझ में, वो अमाउंट क्या है? एम्प्लॉय का कंपनसेशन है।
तो जो भी एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है उसकी कंपनी से या जहां भी वो जॉब कर रहा है, ठीक है, वो जो अमाउंट उसको रिसीव हो रहा है वो क्या कहलाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मींस हमने किसी पर्सन से काम कराया और उसको काम कराने के बदले जो उसे पेमेंट मिल रहा है, सॉरी हम पे कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहां हमें पे करने की बात तो ध्यान रखनी नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि हमें मिल क्या रहा है ना। तो यहां पे हम एक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। यहां पे जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ये क्या है? अर्निंग अर्नड बाय द हाउस होल्ड। ये क्या है? अर्निंग रिसीव्ड, इसको हम क्या कहेंगे? अर्निंग रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। आ गई बात समझ में? अर्निंग रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। आ गई बात समझ में? क्लियर? जो हमारे यहां की जो आम पब्लिक है, जो हाउस होल्ड है, उसे जो अर्निंग रिसीव हो रही है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, कहां से रिसीव हो रही है? फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जिसने उसे जॉब दी है। आ गई बात समझ में? क्लियर? अपने एम्प्लॉयर से जो भी उसे पैसा मिल रहा है वो उसका क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। आ गई बात समझ में? अब एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या कंपनसेशन मिल सकता है, किस किस तरह की अर्निंग मिल सकती है, तो जरा देखिए उसके एग्जाम्पल क्या क्या है ना। तो देखिए हमारे पास आता है सबसे पहली चीज तो हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को। ठीक, वेरी गुड, सैलरी। हम वर्कर को अगर वर्कर से काम कराते हैं या किसी लेबर से काम, उसको हम वेजेस देते हैं, यानी वर्कर की तरह हम काम करें तो हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। अगर हम एज ए जॉब प्रोफाइल है या आपका एम्प्लॉय की तरह आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। ठीक है, आपको जो है बोनस मिलता है। क्या मिलता है? बोनस। ठीक है, कंपनी बोनस इशू करती है, दिवाली बोनस, होली बोनस, है ना, हर त्योहार फेस्टिवल्स पे कंपनियां बोनस इशू करती हैं। तो बोनस जो है वो भी आपके लिए क्या है? एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, एक हाउस होल्ड के लिए, एक पर्सन के लिए, है ना। और क्या मिलता है उसको? और उसको मिलता है आपका बोनस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। क्या है? रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, या कह सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक, और क्या मिलता है उसे? उसे ग्रेच्युटी मिलती है। क्या मिलती है? ग्रेच्युटी। ठीक है, और क्या मिलता है उसे? और उसे मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस। और उसे क्या मिलता है? ट्रेवलिंग अलाउंस। और उसे, हालांकि ये डीए टीए ज्यादातर ये सारी चीजें सैलरी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और उसे क्या मिलता है? फ्रिंग बेनिफिट्स। ठीक है, फ्रिंग बेनिफिट्स। ठीक, और ये फ्रिंग बेनिफिट्स के बारे में अभी आपको बताता हूं। ठीक, और उसे क्या मिलता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आ गई बात समझ में? अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है? बेसिकली कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, जैसे उसका पीएफ जमा कर दे, उसका इंश्योरेंस करा दे, है ना। तो कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अपनी तरफ से, ठीक है, एम्प्लॉयर खुद अपनी तरफ से पैसा पे करके उसका इंश्योरेंस करा रहा है या उसके पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, एक ये तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एक एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो आप यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? कौन सा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय खुद अपना पीएफ कटवा रहा है या अपना इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहा है तो वो यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं करेंगे उसे यहां पे? क्योंकि वो भी तो उसका बेनिफिट है, लेकिन वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी सैलरी में वो अमाउंट ऑलरेडी मेंशन है। भाई वो उसको कहीं से मिल थोड़े रहा है, उसको जो सैलरी मिली थी वो उसी सैलरी से वो इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, उसी सैलरी से वो अपना पीएफ कटवा रहा है, तो ऑलरेडी वो पहले ही सैलरी में इन्वॉल्व हो चुका है। वहां पे हम सैलरी में वो उसका अमाउंट पहले से उसकी अर्निंग वो दिखा चुके हैं हम, तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत है ही नहीं।
लेकिन जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसका पीएफ के में पेमेंट करता है या उसका इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहा है, तो वो एक उसकी एडिशनल इनकम है। तो वो इनकम हम यहां पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में अलग से ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है सर फ्रिंग बेनिफिट्स क्या होता है ना। तो चलिए मैं इसको भी आपको बताता हूं। देखिए फ्रिंग बेनिफिट्स बहुत सिंपल सी बात है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाइए या कह सकते हैं कि आप जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास आप जाएंगे तो उन सबको जो है हाउस फैसिलिटी मिलती है ना, ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है ना, ट्रैवल में जैसे उनको कार दे दी जाए, ठीक, उनको जो है ट्रैवल फैसिलिटी है, उनको जो है फूडिंग फैसिलिटी भी है, फूडिंग भी अवेलेबल है, ठीक है, उनको जो है उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री है ना। तो ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटी अलग से दे रहा है, ये भी एक तरह से तो उस एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। कंपनी इस पे खर्चा कर रही है, यानी वो एम्प्लॉय के ही पास तो जा रहा है, एम्प्लॉयज को यूज कर रहा है। तो एक तरह से एक एम्प्लॉय का बेनिफिट है, तो एम्प्लॉय के लिए वो पैसा है खर्च कर रही है, तो एम्प्लॉय के लिए है, तो इसलिए वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कंसीडर किया जाएगा। आ गई बात समझ में। इन्हें हम परक्विजिट्स भी बोलते हैं, फ्रिंग बेनिफिट्स को हम परक्विजिट्स भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में, परक्विजिट्स, क्लियर। तो चलिए ये बात हो गई आपके फ्रिंग बेनिफिट्स की। तो हमने यहां पे क्या डिस्कस किया, COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने यहां पे डिस्कस कर ली हैं। चलिए अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, COE हो गया हमारा। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस यानी OS। ये OS क्या होता है, OS होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब है कि वो अर्निंग जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट से या हम अपनी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। आ गई बस, मींस हमने कहीं अपना पहले का जो हमारे पास सेविंग थी उसको हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, या हमारी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो चाहे हाउस होल्ड की हो या बिजनेस की हो। आ गई बात समझ में, जब हम उसके थ्रू अर्निंग करते हैं तो उससे जो हम अर्निंग मिल रही है वो क्या है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। आ गई बात समझ में। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है आपका, क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी हमको जो हमारी प्रॉपर्टी के थ्रू इनकम मिलती है वो क्या है आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और फिर एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो आपको अर्निंग हो रही है ना, बिजनेस इनकम की हम बात कर लें। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको किस किस तरह की इनकम होती है। जैसे पहली इनकम है आपकी रेंट, आप रिसीव करते हैं, आपका कोई बिल्डिंग है या कोई जमीन है आपने रेंट पे दे रखा है, उस पर आपको रेंट रिसीव हो रहा है। दूसरी चीज आपको रॉयल्टी रिसीव हो रही है, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है किसी को दे रखी है उस पर आप रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं। और आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई कंपनी का शेयर कर रखा, खरीद रखा है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो वो आपका बिजनेस तो नहीं है, शेयर जो आपने खरीदा है ना, तो वो उस पर जो आपको मिल रहा है, चाहे वो डिवेंचर आपने खरीदा या कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये आपका यहाँ पे रेंट हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रॉयल्टी हो गया और इंटरेस्ट हो गया, ये तीन चीज आती हैं। अब आता है बिजनेस इनकम। देखिए बिजनेस इनकम में केवल एक ही चीज आती है, वो क्या है, केवल प्रॉफिट। बिजनेस किया ही किस लिए जाता है, केवल प्रॉफिट कमाने के लिए, और कोई मोन मोटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि मैं केवल बिजनेस कर रहा हूं केवल समाज सेवा के लिए, तो ऐसा नहीं है। वो समाज सेवा तभी कर पाएगा जब वो उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेगा। तो प्राथमिकता उस बिजनेस की क्या है, वो प्रॉफिट है। अगर उसका प्रॉफिट आ रहा है तभी वो जाके किसी भी समाज का या किसी भी देश का भला कर सकता है। जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो वो किसी सोसाइटी का, किसी का भला क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय का ही नहीं भला कर सकता। तो बिजनेस के लिए मेन इनकम क्या है, उसका प्रॉफिट है। हम बिजनेस करते भी हैं मेन प्रॉफिट पर्पस से।
तो देखिए जब हमें प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट के पार्ट क्या है, तो देखिए मैंने कहा इसके अंदर तीन चीजें है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन यहां एक ही चीज है, दैट इज ओनली ए प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तो प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे डिविडेंड, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज क्या आता है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरी चीज है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है भाई। प्रॉफिट डिविडेंड हम कब देते हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी हम उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, और जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉफिट हुआ तभी हमने पे किया। और उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने एज ए रिजर्व अपने पास बचा के रख लेते हैं फ्यूचर में यूज के लिए, तो वो क्या हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है अगर ये तीनों चीजें सेपरेट अलग से दी हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं दिया है अगर क्वेश्चन में, तभी आप इन तीनों चीजों को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और ये भी गिवन है तो फिर आपका इन तीनों चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा, तब आपको केवल प्रॉफिट ही कंसीडर करना होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। आ गई बात समझ में, तब आप इन तीनों चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है, यहां पे प्रॉफिट दिया है तो इनको नहीं करना है कंसीडर, प्रॉफिट नहीं दिया है तभी आप डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। आ गई बात समझ में, क्लियर। और ये हो गया आपका बिजनेस इनकम से क्लियर, और ये आपका यहां हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो हमारी सारी चीजें हो गई ऑपरेटिंग सरप्लस की। अब इसके बाद एक लास्ट बचता है हमारा एम आई, ठीक है, क्या बचता है एम आई। व्हाट इज एम आई, एम आई का मतलब है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इसके लिए मैं अलग पेज इसलिए नहीं लगा, इसमें बहुत ज्यादा हमें बताना नहीं है। मिक्स्ड इनकम मींस इनकम अर्न बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यहां पे क्या है, इनकम अर्नड बाय द, ठीक है, अर्न बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एम्प्लॉयड पर्सन। आ गई बात समझ। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, खासकर जो प्रोफेशंस होते हैं जैसे डॉक्टर है, लॉयर है ना, जो खुद का कुछ काम कर रहे हैं उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, तो उनकी सबकी इनकम को जो है हम मिक्स्ड इनकम में, बेसिकली इसमें हम वो इनकम लेते हैं जो छोटे लेवल पे है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, ये जो अर्निंग कर रहे हैं इनका कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं प्रॉपर, इनको काउंट करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में ये बिजनेस है ना। तो इसलिए हम इनकी एक सम अप कर लेते हैं, हम इनका एक सम टोटल मान लेते हैं कि हाँ इनकी इनकम इतनी होगी टोटल मिक्स्ड इनकम। आ गई बात समझ में। तो मिक्स्ड इनकम जो है हमारी वो आपको हमेशा क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई सब हेड नहीं होंगे। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड इनकम। तो हमारे पास तीनों आइटम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए हमारा जो नेशनल इनकम था उसमें तीन चीजें हैं, COE, OS प्लस MI। और इनकम मेथड से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, NDP एट FC कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MI। COE के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, OS के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल छोटा सा करेंगे जिससे कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना कि हम इसको कैसे करेंगे। आ गई बात समझ में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखने क्या है हमारा। तो जरा देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, रेंट दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। फिर है आपका जो है यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, और नेट करेंट ट्रांसफर दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखिए
हम बात करते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जब हम नेशनल इनकम मेथड से निकालते हैं, हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है, हमें यहाँ सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है NDP एट FC। तो NDP एट FC का फॉर्मूला क्या है, COE प्लस OS प्लस MI, ठीक, ये फॉर्मूला। अब जरा क्वेश्चन में ढूंढे कहीं COE दिया है, तो जरा देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन में COE दिया है। तो जरा देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये 6th आइटम आपको दे रखा है 1600, तो हमने यहाँ से ले लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1600 और हमने यहाँ लिख दिया 1600 प्लस। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस चेक करना है, तो जरा देखिए क्वेश्चन में कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है। जरा देखिए यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें यहाँ रेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और इंटरेस्ट। तो 3 आइटम हमें यहाँ पे गिवन हैं जो कि ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ले लें, रेंट है आपका 500, ठीक, और प्रॉफिट है आपका 300 और इंटरेस्ट है आपका 500। तो चलिए इसको ले लेते हैं, 500, 300 एंड 500, आई थिंक ये है पूरा हमारा। चलिए, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया 500 एक था, फिर 300 था, फिर 500 हमारा था, ठीक, प्लस मिक्स्ड इनकम। अब जरा चेक कर लें मिक्स्ड इनकम कितना दिया है, तो जरा टॉप पे देखिए 2500 हमें मिक्स्ड इनकम दिया था। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए मिक्स्ड इनकम हम यहाँ ले लेते हैं 2500, ठीक। अब जरा इसको टोटल कर लीजिए, 1600 प्लस इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 प्लस 2500, टोटल कितना आया आपका, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। 29, 5 3 6 3 9, 9 8 17 का, सॉरी 9 5 6 3 9, 9 5 14 का 4, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, बचा 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5400 रुपये आपका क्या आ गया, NDP एट FC आ गया, ठीक है। अब आपको NDP एट FC मिल चुका है जो कि कितना है 5400। अब हमें निकालना क्या है, जरा क्वेश्चन में चेक कर लें। हमने क्वेश्चन में चेक किया कि हमें कहा गया है कि नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, नेशनल इनकम का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमें बनाना पड़ेगा। नेशनल इनकम जब भी आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, NNP एट FC। NNP एट FC, तो आपके पास गिवन क्या था, NDP एट FC, ठीक। तो नेट से नेट में जाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFIA ऐड करते हैं, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम हमेशा यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। कब, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाते हैं। बाकी फैक्टर कॉस्ट इधर भी है, फैक्टर कॉस्ट इधर भी, दोनों साइड कॉमन है, तो और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जरा आप देखिए, आपका ये आ गया है 5400 आपका, ठीक, प्लस NFIA। अब जरा चेक करिए NFIA कहाँ दिया है आपका, NFIA यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ये रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखा है। देखिए ये आपको एक और नीचे दिया, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ये नहीं आएगा, करंट ट्रांसफर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, उसका हम यहाँ पे कोई यूज नहीं है, कहीं भी उसका यूज नहीं करना है आपको। आपका क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA -50 दिया है, तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया -50 NFIA, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5400 प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -50 होगा और आपका आंसर 5350 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका जो है NNP एट FC आपको मिल गया। चलिए, तो होप सो आप लोगों के समझ में आएगा कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर किसी न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी आती है तो न्यूमेरिकल आप बताइए कौन सा है, कहाँ का है, तो हम उसको आपको बताएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।